प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। कल का थंबनेल कैसा था? संपूर्ण कुंडली का वीडियो विश्लेषण पार्ट 1। उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या लिख दूं, मैंने कहा यही लिख दो, यही लिख दीजिए। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है वो छवि शर्मा हो, अनुष्का पांडे जी हो, या फिर कई लोग हैं जो जिनमें होड़ मची रहती है पहले देखने की। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को जो है वो आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का, और बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं आप माता बहनों का जो मुझे इतना स्नेह देते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए कि इतना प्रेम आप लोगों से मुझे मिल रहा है, जिसके योग्य पता नहीं मैं हूं या नहीं। पर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। इस कार्यक्रम का पहला हिस्सा मैंने कल जहां लग्न कुंडली का अध्ययन करके आप लोगों को बता दिया था। आज इनकी कुंडली का दूसरा हिस्सा जहां लग्न और नौमांस। इस व्यक्ति का प्रधान प्रश्न ये है, आर्थिक पक्ष कैसा होगा। आर्थिक पक्ष कैसा होगा अगर हम इस बात को समझते हैं तो सबसे पहले बता दूं, यहां नीच का मंगल और राहु और मंगल का बैठना, यहां पे कंजंक्शन जो है वो 24 डिग्री और 8 डिग्री का हो रहा है। मतलब मंगल 24 डिग्री के और राहु 8 डिग्री के। इनके बीच में भेद तो है पर बहुत कम। भेद बहुत ज्यादा है पर वो कैसे है कि चूंकि वहां पे एक ग्रह नीच का हो रहा है, और जरा गौर करिए तो उसका नीच भंग चंद्रमा कर रहे हैं, क्योंकि इस भाव का अधिपति यहां बैठा है जो व्यक्ति को माता के पक्ष से हमेशा ही लाभ की स्थिति में लेके जा रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव का अधिपति चतुर्थ में बैठा और यहीं इसको बैठना भी चाहिए। पर वस्तुतः वो बीमार है, धन बीमार। क्यों? क्योंकि यहां एक तो राहु और मंगल बैठ गए और दूसरा धन का कारक गुरु जन्म कुंडली में यहां अकेले बैठे कुंभ की राशि में। और वो बहुत अच्छे बैठे भी नहीं, हालांकि ये लाभ करते देखे जाए, पर अकेले बैठे होने के कारण कई बार वो कमजोरी को दिखा रहे हैं। धन भाव पे किसी भी प्रकार से किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव न होना, धन भाव के अधिपति का किसी भी शुभ ग्रह से कोई प्रभाव न होना, धन भाव के अधिपति या धन भाव पे या धन भाव के कारक पे किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह का कोई असर न होना धन को वस्तुतः कमजोर करता है। अगर हम धन को सोच रहे हैं तो पंचम को भी देख लेना चाहिए। यहां व्यक्ति खुद के बल पे, और पराक्रम का परिणाम उसके साथ है, इस वजह से खुद के बल पे भी इकट्ठा करेगा, क्योंकि यहां पे भी ये भाव बड़ा अच्छा बन रहा है, क्योंकि यहां पे शुभ ग्रह की राशि और चंद्रमा का बैठना, तो कम से कम यहां पे चतुर्थ और पंचम का भाव बड़ा अच्छा बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति को खुद पे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो खुद के बल पे इकट्ठा करे, उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दूसरी, यहां लाभ की स्थिति को और व्यापार को देखो। व्यापार भाव के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में मूल त्रिकोण राशि बना करके शनि की मूल त्रिकोण राशि में ही बैठे हैं, और भाग्य भाव के अधिपति शनि का केतु और मंगल, शनि मंगल राहु केतु का संबंध। तो यहां पे सारे के सारे पापक ग्रहों का प्रभाव जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे पड़ेगा, शनि मंगल राहु केतु, तो निसंदेह वो कई बार अपने पैतृक संपत्ति को पाने के लिए मशक्कत और देर से मिलना, पर उसमें सफल होने का जो प्रभाव है। तो गौर करें, यहां छठे भाव के अधिपति मंगल अपने भाव से पंचमस्त नीच के हुए हैं, इस वजह से कई बार उसमें हारने की और कमजोरी से जाने की स्थिति भी बनती है। पर जरा ध्यान से समझना, ये एक प्रकार का राजयोग भी बनेगा। अब वो कैसे? तो काफी मशक्कत करने के बाद या थोड़ी बहुत ही दूरी तय करने के बाद, ये ध्यान से समझना, ये एक प्रकार की राजयोग की स्थिति बन रही है जो व्यक्ति के जीवन में घटित हो रही है। कैसे? छठे भाव में सूर्य और बुध का बैठना ये इस भाव को ठीक करेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन यहां का अधिपति नीच का है, राहु का प्रभाव इस भाव को प्रभावित करेगा, तो कहीं ना कहीं ये दुश्मनों से विजेता भी बनाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वग्रही शनि जो भाग्य के अधिपति हैं वो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में छठे भाव के अधिपति को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव का अधिपति, ध्यान से समझना, इधर मेरी तरफ देख के, छठे भाव के अधिपति किससे देखे जा रहे हैं? अष्टम और भाग्य भाव के अधिपति शनि के द्वारा, जो निसंदेह परिणाम तो देगा। क्यों? क्योंकि वो खुद की राशि में बैठा है, और ये जो है वो घड़ा है, ये गड़ा हुआ धन है। यहां पे अगर किसी पापक ग्रह की राशि बनी हो या कोई शुभ ग्रह की राशि बनी हो और वहीं पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो निसंदेह वहां पे वो थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद अपना परिणाम दे देता है। तो ऐसी स्थिति में कि तृतीय छठे भाव का अधिपति, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं इसको समझना, जरा इधर आके देखो। यहां पे सूर्य और बुध एक साथ बैठे तो ये सबसे तो अच्छी बात है। इस कुंडली में यहां का अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही है,
तो थोड़ी बहुत मेहनत के बाद यहां पे व्यक्ति को यश मिल जाए, क्योंकि ये यश का भाव है। मानसिक शांति और मानसिक शांति में किसी भी प्रकार का अवरोध ना होना, यहां ये जन्म कुंडली का चौथा भाव। यहां पे चंद्रमा खुद बैठा है जो कि आपकी कुंडली का धनेश होता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। मानसिक शांति के भाव में और सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का भाव जन्म कुंडली का चौथा भाव। यहां शुभ ग्रह की राशि और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं चंद्रमा, वो बैठे हैं। पर मैं कहां था? तो सप्तम भाव पे था। सप्तम भाव के अधिपति गुरु यहां। और ये क्यों मैंने कही, अब यहां पे तीन बातें जो मैं आधी आधी कह के छोड़ रहा हूं उसको पूरा करता हूं। तो सबसे पहले जन्म कुंडली के मैंने ये बात क्यों कही थी कि छठे भाव का अधिपति राजयोग बना रहा है या योग की स्थिति बना रहा है, ये महान प्रकार का एक अच्छा योग बनाएगा। कैसे? ये दशम स्थान से जब हम इस भाव का संबंध बनाते हैं छठे भाव का, तो ये दशम स्थान का भाग्य है कि नहीं है? है ना? अगर आप दशम स्थान को देखोगे और उसको लग्न बनाओगे तो ये भाव कहां जाएगा? उसका नवा होगा। तो कर्म का भाग्य हुआ ना, ये कर्म है और उसका भाग्य कौन? जन्म कुंडली का छठा स्थान। और भाग्य में सूर्य और बुध जब बैठेंगे और मंगल की राशि बनेगी और उस भाव का अधिपति अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से संबंध बनाए तो निसंदेह वो कुछ ना कुछ तो परिणाम दे ही देगा। और जब आप इसको लग्न बनाओगे तो ये भाव कहां जाएगा? जन्म कुंडली के पंचम भाव में। राहु और मंगल का जन्म कुंडली के कर्क राशि का बनना पंचम भाव में कहीं ना कहीं एक अच्छे निशानी का भी प्रभाव होगा। और उसके पीछे ही जस्ट उसका चंद्रमा बैठेगा, तो राशि का अधिपति अगर उसके और 3 घर आगे बैठा, राशि का अधिपति 3 घर आगे लाभ का भाव, ये थोड़े से समझने की बात है जो आसानी से नहीं आएगी। मैंने इसको यूं घुमाया, इसको आप उठा करके ये भाव को यहां रख दो तो 12 यहां रहेगा, तो 1 2 3 4 5, पांचवें भाव में, यानी कि जहां जन्म कुंडली में पांचवां भाव होगा वहां पे सूर्य, और पांचवें के बाद छठे, सातवें, आठवें, नौवें भाव में अगर हम इसको यहां रखेंगे तो ये जो है ये सूर्य और बुध ये कहां आ जाएंगे? जन्म कुंडली में यहां आएंगे। 8 9 10 11 12 होगा ना, ये 8 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्य उसके साथ जुड़ जाए। बड़े है ना, बड़ी अजीब बात। यही बात तो है। इसको अगर आप ऐसे समझा करके देखो, ऐसे समझ करके देखोगे तो बहुत सारी चीजें उभर करके सामने आती हैं। अब इसको और भी कनेक्ट करता हूं नवम भाव से, क्योंकि व्यक्ति ने सवाल जो पूछा है वो धन का पूछा है, तो मुझे उसको क्लियर करना ही होगा। अगर मैं इस भाव को लग्न में रखता हूं तो भाग्य भाव को जब आप लग्न में रखोगे तो ये भाग्य का क्या है? भाग्य का केंद्र, यानी कि चौथा सुख। अगर आप यहां देखो तो 1 2 3 4, ये दोनों अगर मैं इस भाव को, नवम भाव को अगर लग्न में रखता हूं तो ये जो दोनों हैं वो कहां जाएंगे? दशम स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि वो उसका सुख है, किसी भी भाव का चौथा सुख है। तो भाग्य का सुख बली हो रहा है दशम स्थान में। अब यहां पे यही बात है कि अगर व्यक्ति थोड़ी बहुत मशक्कत करे तो शनि का भी प्रभाव है जो मूलतया कुंडली में आप देख रहे हो, और कर्म का सुख, कर्म का भाग्य और भाग्य का सुख, ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में मिल रही हैं। और एक बात है, जब जन्म कुंडली के छठे स्थान में बुध बैठे हो तो कभी भी दुश्मनों से डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपका दुश्मन कभी भी आपसे जीत नहीं सकता है। वो बुध है और चपल चंचल चालाक है, उसको पता है कि कब कैसी स्थिति में जाकर के सामने वाले को पहचानना है। अब इनकी कुंडली में धन योग कितने प्रकार से बन रहे हैं इसको समझते हैं। एक तो यहां पे लग्न के अधिपति जो बुध हैं वो जन्म कुंडली के छठे में, ये कमजोर हुआ। धन भाव में राहु और मंगल का बैठना, ये कमजोर हुआ। धन भाव के अधिपति का सुख में जाना, ये धन योग हुआ। धन के कारक का भाग्य में बैठना, ये ठीक है, और उस पर किसी भी प्रकार के शुभ ग्रहों का कोई प्रभाव ना होना, ये कमजोर हुआ। जोड़ते घटाते जाना, अब ये आपकी बारी है। यहां चंद्रमा का केंद्र में होना, ये ठीक है। धन भाव के अधिपति का यहां बैठना, इस पे किसी भी प्रकार के किसी भी शुभ ग्रह का कोई असर नहीं, ये कमजोरी वाली बात है। और जन्म कुंडली में शुक्र का स्वग्रही होना, ये ठीक है। पर जरा गौर करना तो लाभ के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में कहां बैठे? धन भाव में, ये धन योग हुआ। और जन्म कुंडली में केंद्र 3 खाली, 3 केंद्र खाली, तो ये कमजोरी की बात है। जहां जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का, दशम भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, यह भी भाग्यशाली योग है। और जन्म कुंडली में गुरु जो होते हैं जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति, भाग्य में बैठे हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। पर यही बात कि जन्म कुंडली में अगर उस पर हम देखते हैं तो इस भाव से चौथे कोई ग्रह नहीं और इस भाव से चौथे 2 शुभ ग्रह, मतलब सूर्य और बुध, एक अच्छी बात होती है एक साथ बैठना। पर यह है वस्तुतः कौन? तो पराक्रम, त्रिक भाव का अधिपति त्रिक में बैठा। और बुध कौन है? तो जन्म कुंडली का लग्नेश। लग्नेश का संबंध त्रिक के
साथ है त्रिक में बैठा, ये त्रिखडाया है। त्रिषडाय में जब जन्म कुंडली में दो दो पापक ग्रह या नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह बैठ जाते हैं तो उस भाव को बल मिल जाता है। ऐसी स्थिति में कि छठे स्थान में पापक ग्रह की राशि में बुध और पापक ग्रह के साथ बैठ करके खुद को पापक बनाए। जन्म कुंडली के छठे के बाद 8वें स्थान में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को बलवान, साहस और ढाढ़स रखने वाला। एकादशवें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना और उसका नीच का होना, ये कहीं ना कहीं कमजोरी। पर एक बात, जो छठे स्थान के अधिपति अगर नीच के हो जाते हैं तो योग करता और योग कारक ना सही पर वो निश्चित रूप से योग मजबूती के भी बना देते हैं कि उसको स्वग्रही शनि देख रहे हैं। अगर यही शनि नीच के होते तो वो छठे स्थान के अधिपति को देखने के बाद भी वो परिणाम नहीं देते, लेकिन छठे स्थान के अधिपति नीच के होकर के और स्वग्रही शनि से देखे जा रहे हैं। इस वजह से जातक को कई बार अनायास यूं ही, और एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्वग्रही शुक्र ये व्यक्ति को रैंडम, अचानक और तत्काल और कई बार पैसे हाथ में न होने के बावजूद भी व्यक्ति अगर पैसे का काम सोच ले तो उसका काम कभी रुके नहीं। हाँ, और दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में तत्काल और बिना किसी वजह के यूं ही अचानक से अगर कहीं पैसे मिलते हैं तो वो अनायास धन संपत्ति प्राप्त करने का योग जन्म कुंडली का पंचम भाव होता है। यहां से आपकी कुंडली की स्थिति बड़ी अच्छी बन रही है। पर एक बात जो मैं इस कुंडली को देख करके बात कर सकता हूं कि नवमांश कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वहां पे सूर्य और बुध एक साथ बैठ रहे हैं 5 नंबर की राशि में। यहां देखिए, ये पराक्रम व्यक्ति का बड़ा बलवान, और जितना मेहनत करे उतना उसको संपूर्ण मिले, जितना पुण्य करे उसका संपूर्ण मिले। पर व्यक्ति दरअसल धोखे में आकर के कई बार अपना खुद का नुकसान करेगा और किया है। हाथ में आई चीज को भी व्यक्ति कई बार, यहाँ केंद्र भी बिल्कुल खाली, ये नवमांश दाम्पत्य को क्या करता होगा ये तो भगवान ही जाने, पर ये कमजोरी वाली बात है। यहाँ पे चतुर्थ के अधिपति, दशम के अधिपति का नीच का होना, कर्म के में असहयोग की स्थिति। हालांकि कई बार वो चीज़ें बदल भी जाती हैं क्योंकि सामने वाले का भाग्य भी तो जुड़ रहा है। चंद्रमा मंगल का एक साथ बैठना ये ठीक है। यहाँ भाग्येश नीच के और शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली में उच्च की राशि को पार करके बैठा है, यानी कि शुक्र जो यहाँ उनकी उच्च की राशि बनी है 12 नंबर की राशि यहाँ दशम भाव में, ये ठीक है। यहाँ का अधिपति नीच का और यहाँ पे राहु केतु का असर, इस वजह से कई बार, और दशम भाव के अधिपति पे राहु का प्रभाव, पर वहाँ पे स्वग्रही अपनी राशि को देखेंगे वो कई बार एक सामान्यतया अपने मित्र की राशि को देखेंगे तो थोड़ी बहुत परिणाम की कमजोरी भी। हालांकि दाम्पत्य यहाँ पे जो कुंडली ये बन रही है उसके आधार पर थोड़ा कमजोर जरूर है, उसको क्षतिपूर्ति जो मिल रही है वो चंद्रमा और मंगल से मिल रही है, शुक्र और शनि से भी मिल रही है। यानी कि जो ये केंद्र खाली है जो आप देख रहे हो उसमें वस्तुतः अगर कहीं से भी कुछ अच्छी चीजें दिख रही हैं तो वो चंद्रमा और मंगल के कारण कम से कम बातचीत कभी कभी हो जाए, और कम से कम शुक्र और शनि के बैठने के कारण व्यक्ति जो चाहे वो किसी भी तरीके से एक तरफा ही सही पर वो बातें घटित हो जाती है। पर ये बात कई बार जब इस कुंडली को प्रथम दृष्टया देखोगे तो गुरु नीच के ये ठीक नहीं होता, शनि नीच के ये ठीक नहीं होता, जो कि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए भाग्येश होते हैं तो थोड़े कमजोरी के साथ, लेकिन वहां पे भाग्य भाव बलवान हो रहा है क्योंकि चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं कम से कम, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ का अधिपति तृतीयस्थ और परिवर्तन भी है, इस वजह से वो बात जो जैसे होता क्या है कि आपकी कुंडली में वो भाव कितना कमजोर हुआ, लेकिन वो क्या निरंतरता से कमजोर ही हो रहा है या कुछ उसको बल भी मिल रहा है। तो इस भाव का अधिपति नीच का था तो कमजोरी तो मिली पहली बार में, लेकिन वो परिवर्तन भी है तो वो कमी की पूर्ति भी हो गई, है कि नहीं। अगर आप मेरे परम शत्रु हो पर आपके साथ अगर मेरा किसी भी तरीके का संबंध बना तो ना चाहते हुए भी ग्रह को वहां पे एक अच्छी स्थिति में जाना ही पड़ता है। वो उसकी कमजोरी और मजबूरी दोनों होती है और वही जाकर के बाद में मजबूती का परिणाम और मजबूती से अपना प्रभाव दिखा सकती है। तो कहने का मतलब कि केंद्र में इतने सारे ग्रहों के खाली होने के बाद भी जो चंद्रमा मंगल हैं, शुक्र शनि हैं, वो कई बार अच्छे परिणाम भी देते देखे जाएंगे। तो जो बात यहाँ पे कमजोर हो रही है उसको एक अच्छाई भी मिल रही है, उसको एक अच्छा पर्यावरण मिल रहा है। समझ में आ रही होगी बात, ये ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर करना, तो सप्तम स्थान का अधिपति नीच का हुआ है और उस पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं, राहु से देखा जा रहा है, और सप्तम भाव से सामने केंद्र में केतु और सप्तम स्थान से केंद्र में राहु, ये सप्तम स्थान को कमजोर करता है कई बार, और व्यक्ति जितना चाहता है उतना प्रेम और उतना वो सोशलाइज नहीं हो पाता है, और होने के बावजूद भी कई बार उसमें उसको सफलता ना के बराबर भी मिल जाती है। बहुत ज्यादा मशक्कत करे तब जाकर के वो किसी पद को प्राप्त करे, ऐसी बात भी दिखती है। हालांकि यहाँ पे जो बात बन रही है उसमें गुरु का प्रभाव 12 में, तो कई बार व्यय की स्थिति ज़्यादा होती है आय से ज़्यादा,
और यहाँ पे गुरु का प्रभाव नीच का, इस वजह से यहाँ पे जो है वो एक यहाँ के अधिपति चंद्रमा जो कि द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो भाग्य में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली का ऋणेश है। यानी कि चंद्रमा और मंगल पंचम, द्वितीय और छठे, इन दोनों भावों के अधिपति, तो कहीं ना कहीं संबंधों में रोग भी है और कई बार उसमें जितना गर्माहट होना चाहिए वो नहीं है, वो ठोस बना हुआ है, उसको और भी ज़्यादा जो है वो उसको पिघलाया जा सकता है। दोनों अपने अपने पल्ले पे पड़े हैं और दरवाजे जो है वो सट नहीं रहे, तो इस वजह से वो दोनों निकट नहीं आ रहे, संबंधों में कहीं ना कहीं रिक्तता जारी है और शीशे की दीवार बाकी है, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। तो ये बात बन रही है। ये आपकी कुंडली का लग्न और नवमांश। कुंडली में धन योग की स्थिति तो कब बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है, पर लग्न पे गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो सप्तम के भी अधिपति होते हैं और बहुत अच्छे बैठे भी नहीं है। इस भाव का अधिपति उनके निकट बैठ करके भाग्य का बल कमज़ोर भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप गौर करो तो मिथुन लग्न की कुंडली में 9वें भाव के अधिपति होते हैं शनि, और अष्टम में बैठ करके अपने ही घर का नुकसान करा रहे हैं। उस पर किसी भी प्रकार से भाग्य के जो अधिपति हैं या भाग्य के कारक के ऊपर कहीं से भी किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना होना, और नवमांश कुंडली में गुरु का नीच हो जाना। यहाँ गुरु जो है वो कुंभ के बैठे थे पर त्रिकोण में बैठे थे, पर यहाँ वो बिल्कुल टोटली नीच के हो रहे हैं, कमजोरी की तरफ वो गुरु को ले जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को भी कई बार मशक्कत और बड़ा रश करना पड़ता है अपने आप को स्थापित करने के लिए। कई बार व्यक्ति के जीवन के जितने भी सकारात्मक पक्ष होते हैं वो ज़बरदस्ती या सामने वाला इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको आपका नुकसान दिखा देता है। कई बार आपको आपके धन और संपत्ति का प्रभाव कई बार कमज़ोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, मशक्कत करनी पड़ती है। और शुक्र जो है वो व्यक्ति को भोगी बनाए, ऐश्वर्य का प्रेमी बनाए, लाड से युक्त होने वाला। जीवन में प्रेम की स्थिति तो होती है, मिल जाती है पति पत्नी से, बच्चों से, पर फिर भी वो कई बार अंतिम समय में थोड़ा कमज़ोर सा रहता है। और जब गुरु कमज़ोर हो जाए तो ये आरंभ का जीवन तो बड़ा ठीक है, पर कई बार अंतिम का जीवन थोड़ा कमज़ोर हो। इस वजह से कई बार व्यक्ति को अपने पेट, अपने स्वास्थ्य में, अपनी हड्डी का, कई बार जो वात से संबंधित समस्या होती है उन सब चीज़ों का, पीत बढ़ जाने की समस्या हो जाती है। आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग, कभी भी अपनी दवाई का प्रयोग करें जो बुढ़ापे में, अगर आपके लिए जो ये बात आवश्यक है तो अपने जन्म के नक्षत्र में दवाइयों का सेवन ना शुरू करें। और हो सके तो कभी भी दवाई अगर लें तो अपने जन्म के नक्षत्र में ना लें। अपने शरीर को साफ करके ही, और साथ ही साथ हमेशा ही आयुर्वेदिक उपचार पे ज़्यादा भरोसा करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ये आपकी कुंडली है। और अगर आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा 2035 तक चलेगी, जो कि इस कुंडली के लिए अष्टमेश भी होते हैं, तो जब कभी भी इस कुंडली को समस्या होगी तो शनि में शुक्र, शनि में मंगल, शनि में चंद्रमा, शनि में शनि, ये कुंडली की समस्या के वक्त हो सकते हैं। शनि में मंगल, शनि में राहु, शनि में सूर्य भी। ये कुछ ऐसे पल हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को सावधान रखना होगा। ऐसे तो ये बात बनती है। आपकी कुंडली का दशमांश अगर देख लूँ तो दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति मीन बनता है। 12 नंबर की कुंडली बनती है, वहाँ का अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में शुक्र और राहु के साथ तृतीय भाव में बैठा है। दशमांश 12 का बना, तृतीय भाव में वहाँ भी लग्न के अधिपति, यहाँ भी तृतीय भाव के अधिपति के साथ छठे में बैठे थे, ये ठीक नहीं था। दशमांश कुंडली में भी लग्न का अधिपति तीसरे भाव में शुक्र और राहु के साथ, जहाँ आरंभ से ही व्यक्ति के जीवन में व्यय और खर्च की स्थिति बनी रहती है। और व्यक्ति अपने अंडर में लोगों को अगर रख करके काम करना भी चाहे तो कई बार उसके अपने ही लोग उसी की चाबी चुरा करके और उसी का धन हड़प लेते हैं, ये बात भी बनती है। उसके बाद जन्म कुंडली के केंद्र में चंद्रमा, व्यक्ति अपने काम और अपने कार्य क्षेत्र से, अपने सभी निकटस्थ लोगों से बहुत ही ज़्यादा घुल मिल करके और निकटता से रहना चाहता है, पर कई बार उसको इसमें नुकसान की स्थिति भी बनती है। सूर्य और बुध व्यक्ति को हमेशा ही परिवर्तनशील नहीं बना करके फर्म बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। उसके आय और व्यय को संतुलित करने में कई बार मुश्किलें भी होती हैं, ये बात भी देखने को मिल रही है। पर एक बात बता दूं तो व्यक्ति का भाग्य उसके कर्म के साथ है और वो प्रभाव से युक्त है। व्यक्ति अगर दूर देश की यात्रा करे, दूर देश जा करके संबंध बनाए, तो ये बात भी है। धार्मिक यात्राएं होती हैं, धर्म का मान रखना चाहिए, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में दिख रही हैं। ये कुंडली अगर मैं जो कहूं तो सूर्य डिग्री में कमजोर, चंद्रमा कमजोर, मंगल कमजोर, बुध कमजोर, गुरु ठीक पर सामान्यतः, गुरु के बाद शुक्र कमजोर, शनि एकमात्र अच्छे हैं, और राहु और केतु की दशाएं थोड़ी कमजोर सी जाती है। राहु की दशा में व्यक्ति एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कई बार पा लेता है और जाते जाते वो नुकसान में भी कई बार हो जाता है या पड़ जाती हैं चीज़ें। ये आपकी कुंडली है। ये कुंडली मेहनत करने वाली साबित होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कुंडली को अगर आप अलग से समझते हो
तो आप इसको ऐसे समझ लो जरा कि तृतीय भाव के चतुर्थ भाव को देखो, यहाँ ये भाव बड़ा अच्छा बना, सूर्य और बुध बैठे। इस भाव के चौथे का भाव का अधिपति स्वग्रही होकर के बैठा है। चौथे इस भाव से पीछे चौथा शुभ ग्रह की राशि बनी और यहाँ का अधिपति स्वग्रही पंचम भाव में। मतलब इस कुंडली में अगर बलवान कोई भाव बना है तो पंचम भाव बना है, पर ये कई बार नुकसानदायक भी होते हैं कई तरीके से। यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का कारक यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम और क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें, उसके बाद मेहनत करने के बाद परिणाम, और कई बार भाव शून्य होना, और कई बार व्यक्ति को प्रेम वो ना भी मिले और कई बार उसमें परिणाम ना मिले, तो ये बात भी यहाँ पे शुक्र कई बार कमज़ोर कर जाते हैं। और इस कुंडली में और एक भाव जो बड़ा अच्छा बना, कुछ ना होते हुए भी चंद्रमा कम से कम केंद्र में है, लेकिन उस पर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, इस वजह से अपने आप को वो क्षुब्ध और परेशान सा महसूस कर रहे हैं। चंद्रमा और गुरु का संबंध छठे आठवें का, ये ठीक नहीं होता है। यहाँ चंद्रमा और गुरु का संबंध द्विद्वादश का है, ये थोड़ा बहुत सामान्य है पर वो भी बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ चंद्रमा और मंगल का संबंध बड़ा अच्छा बन रहा है, जो कि व्यक्ति को कमज़ोर होने के बावजूद भी उसके पास एक पेशेंस रहता है, वो अपने आप पे और खुद पे सिंपैथी गेन कर लेता है कि चलो मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, निकाल लूँगा। उसके बाद यहाँ पे गुरु और चंद्रमा का संबंध षडाष्टक बताया, मंगल और चंद्रमा का संबंध तृतीय एकादशवें का, साहस, ढाढ़स और पॉसिबिलिटी। उसके बाद व्यक्ति के पास जोश, उसका जो प्रभाव होता है वो, उसके पास वो काम करने का इंटेंशन बड़ा अच्छा होता है, किसी भी चीज़ में ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति को धारण करके आगे बढ़ता है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति की कुंडली में मिलती हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है या ऐसे ही खाली हो रही है? ये आपकी कुंडली। अब क्या बताऊं? धन हमेशा ही बचा करके रखना होगा, दम अब ज़्यादा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके उपाय कल ही बता दिए थे। जितना ज़्यादा हो सके इस काल में अपने आप को ईश्वर की शरणागति, भागना बंद करो। आप बहुत भाग लिया, कितना भागेंगे? अब तो मैं तो अभी से भागना बंद करूँ, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, फिर भी आप 1962 के हो और दुर्भिक्ष के काल में आप पैदा हुए थे, इस वजह से आप तो शुरुआत से ही कष्ट में रहे होंगे। या फिर कई बार जो होता है वो बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जीवन बड़ा कई बार बड़ी कठिनाई से अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, और ऊंचा ले जा करके स्थापित करे और फिर ला करके नीचे रखते। और कई बार सारी चीज़ें होने के बावजूद भी व्यक्ति कई बार अकेलापन महसूस करता है। ये शनि की और राहु की दशाएं ऐसी कई बार होती हैं और जाती हैं। एकाकी आइसोलेट कर दे, कभी कभी किसी का भी साथ न मिले, सब असहयोगी और सहयोगी असहयोग की भूमिका में आ जाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति कई बार ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है और अपने आप को स्थापित करना चाहता है परमात्मा के सम्मुख ले जाकर के। ये क्रूड प्रैक्टिकलिटी का ग्रह है, इसके अवस्था को पहचानिए। जो व्यक्ति आपसे 60 साल पीछे से आया है वो इसी दशा में आपसे छूट जाता है। जो व्यक्ति 40 साल से आपकी मदद करता आया है वही इससे छूट जाता है। इस दशा काल में कई आप गलत निर्णय लेते हो, इस दशा काल में कई बार आप धोखे के शिकार होते हो, आपकी बुद्धि भ्रमित होती है और आपका प्रभाव कमजोर होता है। इस दशा काल का मुख्यतः मतलब, शनि की दशा का मतलब होता है अपने आप को स्थापित करना, परमात्मा के सम्मुख गुरु के मूर्ति के सामने अपने आप को बिठा करके उससे आदान प्रदान करना विचारों का। ये वो काल है। अब दुनिया की तरफ भागोगे तो भागते रहो, कुछ होने वाला है नहीं। तो मरना तो उसको भी है जो आपका काम बिगाड़ रहा है, और मरना तो उसको भी है जिसकी ये कुंडली है, और मरना उसको भी है जो आपकी कुंडली बांच रहा है, और मरना उसको भी है क्योंकि एक बात बताऊं तो प्रलय तो उस जब ब्रह्मांड के मालिक स्वयं ब्रह्मा की भी जो है वो पुनरावृत्ति होती रहती है और उनका भी पद किसी के द्वारा हटाया और बिठाया जाता है, तो फिर तो भागने की कोई आवश्यकता है नहीं। खुद को वहां पे ले जाकर के स्थापित कर लो जहां पे आप बिल्कुल निर्मुक्त और निर्मूल हो जाओ, जहां आपके जड़ के खोने का कोई डर ना हो। और वस्तुतः एक ही बात दिमाग में अगर रख करके चलेंगे कि सारे लोग ही रेस में पिछड़ रहे हैं, आप चाहे जितना भागना है भाग लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। वस्तुतः अपने आप को स्थापित करके एक जगह अंदर की तरफ भागोगे तो निस्संदेह बुद्ध और निर्माण को प्राप्त कर जाओगे। अब कुछ इसी तरीके से नमस्कार।